वेलकम टू बीपीएससी मेकर। आज है 16 मई 2021 और 16 मई 2021 से बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं यहाँ पर आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो आपके लिए बीपीएससी सहित बिहार एसएससी, बिहार एसआई, ईएसआई, सीडीपीओ, बिहार पुलिस और वो अन्य सभी परीक्षाएं जो खास करके बिहार में आयोजित होती है, बिहार के सभी कंपेरेटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस श्रृंखला के तहत जितने वीडियो चैनल पर अपलोड हुए हैं सभी को मैंने प्लेलिस्ट में अरेंज किया है। अगर आप यहाँ पे पहली बार विजिट किए हैं तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जनवरी से लेकर के अब तक का करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा विद पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक के थ्रू इसे मतलब डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब पिछले वीडियो में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि प्रश्न है कि बिहार में कोरोना संक्रमण के कारण राजधानी पटना के गांधी मैदान में ईद की नमाज पढ़ने पर रोक लगाई गई है। गांधी मैदान में कब से ईद की नमाज, यहाँ पे नमाज होगा, ईद की नमाज पढ़ी जाती आ रही है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये 1925 से ये लगातार पढ़ी जाती आ रही है। इसके बारे में जो तमाम इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो सभी चीजें मैं आपको डिटेल में पिछले वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बढ़ते यहाँ पर मई माह से संबंधित कुछ प्रमुख दिवस व तिथियां हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, ये आप सभी जानते हैं। और मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पर मैं चीजों को बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, जब आप चीजों को बार बार देखेंगे तो आपको ये याद रहेगा। यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। जो भी यहाँ पे प्रमुख दिवस व तिथियां हैं ये एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि इसके अलावा बहुत सारे प्रमुख दिवस व तिथियां होती है, लेकिन उसे मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि वो महत्वपूर्ण नहीं है। जो भी महत्वपूर्ण है इसलिए मैंने यहाँ पे उसे ऐड किया है। तो ये सभी चीजों को आप यहाँ पे मेरे साथ दोहराएंगे। तो मई माह का जो पहला रविवार होता है वो विश्व हास्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस और विश्व अस्थमा दिवस, 5 मई को विश्व मिडवाइफ दिवस, 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस, 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मई माह के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। तो 2021 में ये 8 मई को पड़ा है, यह ध्यान रखिएगा। 9 मई को अंतर्राष्ट्रीय मदर्स डे, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्सिंग दिवस, यह ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे आगे है 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस और आज है 16 मई और आज है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। एक एक करके मैं आपको सभी प्रश्न बताऊंगा और इनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण फैक्ट होगा उन्हें भी डिस्कस करूंगा। तो आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और वीडियो के अंत में पूछे गए प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। चलिए, पहला प्रश्न है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा भी हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक पर जुर्माना लगाया गया। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में कुछ दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ का जुर्माना लगाया है। अब ये मतलब उल्लंघन क्या था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अनुसार मास्टर सर्कुलर में दिए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन को लेकर आईसीआईसीआई बैंक पर 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक भारत की प्रमुख बैंकिंग एवं वित्तीय सेवा संस्थान है। इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यानी कि हिंदी में कहेंगे भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम। ये ध्यान रखना आपको। इसका फुल फॉर्म भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा बैंक है। बाजार कैपिटलाइजेशन के दृष्टि से भारत के निजी क्षेत्रों का यह सबसे बड़ा बैंक है और भारत के अलावा 19 देशों में मतलब ये मौजूद है अभी वर्तमान समय में। इसकी जो स्थापना हुई थी ये 5 जनवरी 1994 को हुई थी। अभी वर्तमान में इसके एमडी और सीईओ है संदीप बख्शी, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका जो मुख्यालय है ये 2 जगह पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है पंजीकृत जो मुख्यालय, पंजीकृत जो कार्यालय है यानी कि रजिस्टर्ड जो ऑफिस है ये बड़ोदरा गुजरात में है और कॉर्पोरेट जो ऑफिस है ये है मुंबई महाराष्ट्र में। तो ये सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। अब बात आई है आरबीआई की, तो आरबीआई से संबंधित चीजों को पुनः देख लेते हैं। आरबीआई जो है ये भारत का बैंकों का बैंक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। ये ध्यान रखिएगा, 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यहाँ से प्रश्न आपके बनेंगे। ठीक है, तो आरबीआई का जो मतलब कि रिजर्व बैंक का जो केंद्रीय कार्यालय था ये प्रारंभ में कोलकाता में स्थापित किया गया था, जिसे कि 1937 में अस्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित किया गया। ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे एक महत्वपूर्ण फैक्ट है कि आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। ये भी प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। और आरबीआई का जो प्रतीक चिन्ह है ये है ताड़ का पेड़ और बाघ। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं ताड़ का पेड़ और बाघ जो है ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है। इसका मुख्यालय है आरबीआई का मुंबई में। अभी वर्तमान में गवर्नर है शक्तिकांत दास जो कि उर्जित पटेल की जगह पर है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है।
अब यहाँ पे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न है कि हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा राजधानी पटना में किस नाम से स्ट्रीट का निर्माण करने जा रही है बिहार सरकार? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हैप्पी स्ट्रीट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में बिहार सरकार ने राजधानी पटना के सौंदर्यीकरण और लोगों की सुविधाओं को ध्यान रखते हुए लगभग 7 करोड़ रुपए की लागत से हैप्पी स्ट्रीट का कॉन्सेप्ट अपनाने जा रही है। ये ध्यान रखेगा, ये बिहार सरकार के द्वारा भी राजधानी पटना में मतलब इस तरह का कार्य किया जाएगा। अब बता दूं कि ये आखिर है क्या। तो यह जो कॉन्सेप्ट है, इस तरह का कॉन्सेप्ट बिहार में पहली बार शुरू किया गया, वो भी राजधानी पटना से। इस हैप्पी स्ट्रीट में कई तरह की सुविधाएं होंगी जो कि आम लोगों को मुहैया कराई जाएगी और पूरे क्षेत्र यानी कि जो हैप्पी स्ट्रीट होगा, तो जितना क्षेत्र में स्ट्रीट होगा उसका पूरी तरह से सौंदर्यीकरण किया जाएगा तथा शाम और सुबह में मतलब जो स्ट्रीट होगा वहां पर गाड़ियों का जो मतलब कि निजी वाहन या फिर सार्वजनिक जो वाहन होते हैं वाहनों का परिचालन बंद होगा। वहां पे सिर्फ मतलब कि पैदल यातायात होंगे, लोग मतलब टहलेंगे, वहां का मतलब कि आनंद लेंगे। इस वजह से ये मतलब कि हैप्पी स्ट्रीट का मतलब निर्माण किया जा रहा है राजधानी पटना में। हालांकि ये कुछ सीमित क्षेत्र में होगा, ये मतलब ये डिसाइड हुआ है, तो ये कुछ सीमित क्षेत्र को ही लेकर होगा। तो ये सभी चीजों का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से आपके प्रश्न बन सकते हैं, ये बात ध्यान रखिए। अब यहाँ पे बढ़ते हैं, बात आई है बिहार की। तो बिहार से संबंधित चीजों को देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। हालांकि ये सभी चीज छोटे छोटे चीज हैं, लेकिन ये सभी चीजों का आपको ध्यान रखना काफी ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, तो बिहार में यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप में बिहार की स्थिति है और इसका जो चौहद्दी है ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखिएगा। तो बिहार का चौहद्दी की अगर बात किया जाए तो उत्तर में नेपाल, दक्षिण में झारखंड, पूर्व में पश्चिम बंगाल तथा पश्चिम में उत्तर प्रदेश है, ये आपको ध्यान रखना है। अब राजधानी आपसे जानते हैं, बिहार की राजधानी है पटना। राज्यपाल हुए वर्तमान में फागू चौहान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। राष्ट्रीय पक्षी बिहार का हो गौरैया। अभी 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया गया जिसका थीम था आई लव स्पैरो, ये ध्यान रखना आपको। और राजकीय पशु है बिहार का बैल, राजकीय वृक्ष पीपल, राजकीय फूल गेंदा। बिहार का जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर और बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। राजभाषा में बात करें तो प्रथम राजभाषा हिंदी तथा द्वितीय राजभाषा बिहार की है उर्दू। बिहार की लंबाई है 345 किलोमीटर, चौड़ाई 483 किलोमीटर। बिहार में विधान परिषद की 75 सीटें, विधानसभा की 243 और राज्यसभा की 16 तथा लोकसभा की 40 सीटें हैं। बिहार की प्रमुख लोक नृत्य की बात किया जाए तो जाट, जाटिन, कजारी, पनवरिया और विदेशिया यहाँ के प्रमुख लोक नृत्य है। और जो आप इस इमेज में देख रहे हैं, 2 स्वास्तिक के बीच में बौद्धि वृक्ष, ये बिहार का राज्य के चिन्ह है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए तीसरा प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है? तो अभी हाल ही में ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा फैसला किया गया, ये घोषणा किया गया कि जो भी यात्री बिहार से आएंगे उसको राज्य में एंट्री देने से पहले उसका RT-PCR टेस्ट होगा जो कि नेगेटिव होना अनिवार्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने बिहार से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य कर दिया है, ये आपको ध्यान रखना है। और जानकारी के अनुसार महाराष्ट्र जाने वाले ट्रेन और हवाई यात्रियों को कई मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और यह रिपोर्ट आने पर ही लोगों को मतलब राज्य में प्रवेश मिल सकेगा। वर्तमान समय में बिहार की राजधानी पटना से महाराष्ट्र के मुंबई और पुणे शहरों के लिए सीधी विमान सेवा है। अब यहाँ पे बात ध्यान रखिए कि जब तक ये रिपोर्ट मतलब कि RT-PCR का जो मतलब रिपोर्ट होता है, जब तक वो नेगेटिव नहीं आएगा तब तक राज्य में एंट्री नहीं दिया जाएगा। मान लीजिए अगर किसी को जाना मतलब बहुत ज्यादा इमरजेंसी है, वो बेचारा कैसे जाएगा? तो इस चीज का मतलब यहाँ पे अभी कोई खुलासा नहीं किया गया, इसलिए मैंने यहाँ पे कोई चीज को एंट्री मतलब नहीं दिया है। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी हाल ही में इस प्रकार के जो बयान दिया गया, ये महाराष्ट्र सरकार के द्वारा गया है कि मतलब जो भी यात्री चाहे वो कोई भी हो, सभी को यहाँ पर RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट मतलब अनिवार्य है। तो ये भी हाल ही में घोषणा महाराष्ट्र सरकार के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी चीजें यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। RT-PCR जो टेस्ट है ये कोरोना का पहला टेस्ट होता है जो कि फर्स्ट स्टेज में ये टेस्ट किया जाता है। मतलब ये सिम्टम को दर्शाता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं या फिर नहीं। फिर उसके बाद एंटीजन टेस्ट होता है और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं यहाँ पर होता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे बात आई है महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र से संबंधित चीजों को एक बार पुनः देख लेते हैं। ये मैप में महाराष्ट्र की स्थिति है और महाराष्ट्र भारत का एक राज्य है जो कि भारत के दक्षिण मध्य में स्थित है और इसकी गिनती भारत के सबसे धनी एवं समृद्ध राज्यों में की जाती है। यानी कि भारत जो है, भारत नहीं बल्कि महाराष्ट्र जो है ये भारत का सबसे समृद्ध और धनी राज्य है, ये ध्यान रखिएगा, जो कि भारत का सबसे बड़ा शहर और देश की आर्थिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ की जो मुंबई है, महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, ये भारत का वित्तीय राजधानी कहलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और अभी वर्तमान में यहाँ के गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी, यहाँ का कैपिटल है मुंबई और चीफ मिनिस्टर है उद्धव ठाकरे। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए छठा प्रश्न कि हाल ही में राफेल विमान का 6वां जत्था भारत आने वाला है, जिसके बाद भारतीय वायुसेना में कितने राफेल विमान हो जाएंगे, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 20 विमान हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में फ्रांस में भारतीय दूतावास की ओर से मिली जानकारी के मतलब अनुसार 19-20 मई को राफेल विमानों का 6वां जत्था भारत पहुंचेगा और जिसके बाद भारतीय वायुसेना में राफेल विमानों की कुल संख्या 20 हो जाएगी और ये विमान मेरिग्नैक बोर्डो एयरबस से सीधे अंबाला में उतारा जाएगा, ये ध्यान रखिएगा।
और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 5 राफेल विमानों का पहला जत्था 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था, यानी कि पहली खेप जो थी ये 29 जुलाई 2020 को भारत पहुंचा था। भारत ने 4 साल पहले फ्रांस से 59,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल विमान खरीदने का सौदा किया था। जिस प्रकार अभी मतलब कि ये 19-20 मई को यहाँ पर पहुंचेगा, कुल मिलाकर 20 अभी तक पहुंचा, मतलब कि ये जब पहुंच जाएगा तो कुल मिलाकर 20 राफेल विमान भारत के पास हो जाएगा। ये 36 विमान का सौदा किया गया है फ्रांस और भारत के बीच, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप घर बैठे 67वीं बीपीएससी प्राइमरी परीक्षा और बीपीएससी सीडीपीओ इन दोनों परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं तो हमारे टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, इस फील्ड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ से आपकी तैयारी काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। इस व्हाट्सअप नंबर पे आपको pre21 लिख के मैसेज करना है। ध्यान रखें इसका जो फी है ये 399 रुपये है और ये वन टाइम पेमेंट है और 31 दिसंबर के लिए वैलिड है। यहाँ पे सभी चीजों का आप एक्सेस कर पाएंगे, जो भी चीजें आपको स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आपसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो जरूर इस व्हाट्सअप नंबर मैसेज कीजिए और अभी ज्वाइन हो जाइए। ऑलरेडी बहुत सारे मेंबर इसे ज्वाइन कर चुके हैं। चलिए पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंडोनेशिया। दक्षिण अरब सागर में पैसेक्स एक्सरसाइज का जो मतलब आयोजन किया गया भारत और इंडोनेशिया के बीच किया गया। तो ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के नौसेना ने दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स का आयोजन किया है, ये आपको ध्यान रखना है। और इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना है। और इस अभ्यास में भारतीय नौसेना की ओर से INS शारदा, अपतटीय गश्ती पोत और चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया है। तो ये सारी चीजों का आपको यहाँ से ध्यान रखना है। ये नौसेना अभ्यास जो है ये पैसेज एक्सरसाइज अभ्यास के नाम से जाना जाता है, जो कि भारत और इंडोनेशिया के बीच हो रहा है और ये दक्षिण अरब सागर में हो रहा है। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको ध्यान रखना है। जो भी मतलब युद्धाभ्यास होता है वो आपकी मतलब कि स्टेट PCS एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीजों को आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा। सभी लोग नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा। अगर आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो इसका नोट जरूर तैयार कीजिए। यहाँ से आपकी जो करंट अफेयर्स की तैयारी होगी वो काफी ज्यादा अच्छी हो जाएगी। आपको दोबारा कहीं से भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखिएगा। और इस वीडियो से अगर आपको हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो का टारगेट दे रहा हूँ 400 लाइक। अगर आपको वीडियो से हेल्प मिल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण की समस्या को देखते हुए राज्य में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने की घोषणा की है? ऑक्सीजन कंसंट्रेटर क्या है इसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले बता चुका हूं। तो अभी हाल ही में ये जो घोषणा की गई है ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने की, ये दिल्ली सरकार के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पर इसके बारे में बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने कोरोना संक्रमण की समस्या को देखते हुए राज्य में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोलने की घोषणा की है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। जिस प्रकार कोरोना संक्रमण के काल में द्रव्य ऑक्सीजन यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन में कमी की समस्या आई है, इसे देखते हुए केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की भविष्य की प्लानिंग करते हुए कोरोना से लड़ने की तैयारी कर रही है। और इसी क्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक शुरू करने की घोषणा की है। और इसके तहत हर जिले में कुल मिलाकर 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक स्थापित होंगे, ये अभी हाल ही में घोषणा किया गया है। तो इतनी सारी चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा। यहाँ पर ये आंकड़ा याद रखिएगा, जितने भी दिल्ली में जिले हैं और सभी जिले में 200 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक खोले जाएंगे। तो इतनी सारी चीजें आप यहाँ पे याद रखेंगे। अब यहाँ पे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पे। 7वां प्रश्न, हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल की किस महिला को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि नीरा टंडन। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतीय मूल के नीरा टंडन को अपना वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया है। अब जो इस इमेज में देख रही है ये है नीरा टंडन, ये ध्यान रखेगा। अभी ये भारत की मतलब कि भारतीय मूल की है, तो ये ध्यान रखना आपको। हालांकि इससे पहले जो बाइडेन नीरा टंडन को बजट ऑफिस डायरेक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ये अभी हाल ही में वरिष्ठ सलाहकार के पद पर नियुक्त हुए हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अभी बात आई है नीरा टंडन की, तो नीरा टंडन के बारे में यहाँ जान लेते हैं, ठीक है? तो नीरा टंडन का जन्म 10 सितंबर 1970 को अमेरिकी राज्य मैसाचुसेट्स में हुई थी। मैसाचुसेट्स के बोर्डफोर्ड में हुआ था, ये ध्यान रखिएगा। उनके पिता मूल रूप से ये जो थे भारतीय थे, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन नीरा के जन्म के सिर्फ 5 वर्ष की आयु में, मतलब कि नीरा की जो उम्र थी 5 साल थी, तभी मतलब इनके माता पिता के बीच एक तलाक हो गया था। चलिए और फिर आगे है कि नीरा टंडन ने 1922 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी लॉस एंजल्स से BA की डिग्री ली थी, ये ध्यान रखिएगा। और वे 1922 में बिल क्लिंटन और साल 2008 में बराक ओबामा के कैंपेन से भी जुड़ी हुई थी। तो इतनी सारी चीजों को यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न, 8वां नंबर प्रश्न, हाल ही में भारत की प्रमुख फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने किसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO नियुक्त किया है? तो ये CEO के पद पे गुंजन शाह नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में प्रमुख फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया ने ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के पूर्व मुख्य वाणिज्यिक अधिकारी गुंजन शाह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है, ये ध्यान रखिएगा। और इससे पहले
इससे पहले इस पद पर संदीप कटारिया थे, ये ध्यान रखना है, जिन्हें मतलब कि संदीप कटारिया को नवंबर 2020 में पदोन्नति देकर के बाटा का वैश्विक सीईओ नियुक्त किया गया है। तो उसके स्थान पर अभी हाल ही में गुंजन शाह को मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है गुंजन शाह, ये अभी हाल ही में बाटा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, मुख्य कार्यकारी अधिकारी बाटा इंडिया के। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वालों के लिए मास्क पहनने की अनिवार्यता खत्म कर दी है? किस देश ने? तो ये भी हाल ही में अमेरिका के द्वारा ये घोषणा किया गया, यानी कि ये अनिवार्यता खत्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में अमेरिका सरकार ने कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक लेने वालों के लिए एक मास्क पहनने की अनिवार्यता मतलब कि खत्म कर दी गई है। मास्क पहनने की जो अनिवार्यता थी ये खत्म कर दिया गया है। और वर्तमान समय में एक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक और सुव्यवस्थित टीकाकरण का कार्य जो ये अमेरिका में ही किया गया, जो लगभग मतलब पूरा हो चुका और हर नागरिक को मतलब कि टीके का पहला डोज दिया जा चुका है। ये ध्यान रखेगा। इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अमेरिका के द्वारा ये मतलब मास्क पहनने की अनिवार्यता को भी मतलब कि खत्म किया गया। और ऐसा करने वाला पूरे विश्व का ये पहला देश बना जहां पर मास्क पहनने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को आपको याद रखना, जो भी विश्व में पहली बार होता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। चलिए 10वां प्रश्न है कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार हाल ही में कौन सा तूफान भारत के कई राज्यों में तबाही मचा सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा तौकते। इस तूफान का नाम है तौकते, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इसके बारे में आपको डिटेल बता दूं कि हाल ही में भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवाती तूफान तौकते दक्षिण और पश्चिम भारत में तबाही मचा सकता है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिण और पश्चिम भारत में ये तूफान जिसका नाम है तौकते, ये भी हाई अलर्ट जारी किया गया है पूरे भारत में। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इस साल यह पहला चक्रवाती तूफान तौकते गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में भारी तबाही मचा सकता है। यह आपको ध्यान रखना है। हालांकि तूफान से निपटने के लिए इन राज्यों में एनडीआरएफ की 2 दर्जन टीमों को तैनात किया जा चुका है और समुद्री मछुआरों को भी इनकी चेतावनी दी गई है। ये पहले से ही हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है कि इन राज्यों में, जिनमें कि राज्यों में अगर बात करें गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, ये प्रमुख राज्य है जहां पर इस तूफान का मतलब असर देखने को मिल सकता है। और मौसम विभाग के द्वारा भारी मतलब की मात्रा में कहा गया है कि भारी मात्रा में यहाँ पे तूफान आ सकता है और काफी ज्यादा मतलब जान माल को हानि हो सकती है। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये तूफान का नाम है तौकते। अब बढ़ते हैं यहाँ पर अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस किस दिन मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस अभी हाल ही में 15 मई को मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। इसके बारे में आपको बता दूं कि पहली बार 1983 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष 15 मई को पूरी दुनिया में यह परिवार दिवस मनाया जाता है। और ये क्यों मनाया जाता है? तो इस दिवस इस दिवस को दुनिया भर के समुदायों और लोगों को उनके परिवारों से जोड़ने, सामाजिक प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करने, परिवार से जुड़ी मुद्दों पर समाज में जागरूकता फैलाने और परिवार नियोजन की जानकारी आदि देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को मनाया जाता है। अब ये सारी चीजों को आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे और ये भी ध्यान रखेंगे इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 1993 में संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली के द्वारा किया गया था और तभी से प्रत्येक वर्ष यानी कि 1993 से प्रत्येक वर्ष 15 मई को विश्व परिवार दिवस के रूप में मनाया जाता आ रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। 15 मई को भी हाल ही में वर्ल्ड फैमिली डे यानी कि विश्व अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि परिवार दिवस मनाया गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब बढ़ते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो का प्रश्न है कि हाल ही में बीसीसीआई ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया है? अगर आपने कल वाले वीडियो को ध्यान पूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आपको याद होगा। इसका आंसर आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आप चाहें तो इसके बारे में डिटेल में लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ से मैंने आपको कंप्लीट जानकारी दी है जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। और आप अगर पेड ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज जरूर कीजिएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद। यहाँ पर एक बात है, एक आप में से किसी ने मतलब किसी भाई ने कमेंट किया था कि सर आप थैंक यू की जगह जय हिंद बोला कीजिए। तो अब से मैं यहाँ पर आपको लोगों को मतलब कि जब वीडियो समाप्त होगा तब वीडियो स्टार्ट होगा, जब वीडियो समाप्त होगा तब मैं आपको जय हिंद ही बोलूँगा। ठीक है, तो अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वीडियो के रिगार्डिंग या मेरे रिगार्डिंग तो आप यहाँ पे बेशक लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद।